Friends, welcome to our PV educational channel. Support and subscribe please. आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12वीं के राजनीति विज्ञान की किताब के बारे में। राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस की अगर हम बात करें तो इसको दो भागों में बांट दिया गया है। स्वतंत्र भारत में राजनीति और समकालीन विश्व की राजनीति, जिसमें हम ये जो फर्स्ट चैप्टर की बात करेंगे वो स्वतंत्र भारत की राजनीति के बारे में बात करेंगे, और इसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों के बारे में। राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों के बारे में यहाँ पर विस्तृत चर्चा की गई है, लेकिन ये जो पहले परिचय दिया गया वो इस किताब का परिचय दिया गया है, न कि इस पाठ का। इस किताब का पहले परिचय दिया गया है। राष्ट्र निर्माण की शुरुआत स्वतंत्र भारत में है तो भारत स्वतंत्रता मिली थी 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली थी, और इसी दिन यानी कि 15 अगस्त 1947 के ही दिन हम बात करें तो पंडित नेहरू जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने संविधान सभा के एक विशेष सत्र को संबोधित किया, जिसे भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट या ट्रस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना गया है। पंडित नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। उन्होंने संविधान सभा के विशेष सत्र को संबोधित किया, जिसे उस जो वो प्रथम उनका जो स्पीच रहा है स्वतंत्र भारत में, उसे भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट या ट्रस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन आपको बोर्ड परीक्षा में रिक्त स्थान के रूप में भी मिल सकता है। आपको बहुविकल्पी के रूप में भी इस प्रकार का प्रश्न मिल सकता है कि पंडित नेहरू ने संविधान सभा के विशेष सत्र को संबोधित किया था, उसे किस नाम से जाना जाता है। तो आपको वहां पर रिक्त स्थान में हो तो आप इसमें भाग्यवधु से प्रतीक्षित भेंट भी लिख सकते हो, या आप ट्रस्ट विद डेस्टिनी भी लिख सकते हो। आपको अगर बहुविकल्पी के रूप में मिले तो आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, जिसमें से आपको भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट है वो सही करना है। अगर भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट या ट्रस्ट विद डेस्टिनी दोनों साथ में दिया जाए तो भी आपको भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट और ट्रस्ट विद डेस्टिनी के साथ ही जाना है। और आपको ये अति लघुचात्मक जो क्वेश्चन आता है उसके रूप में भी आपको ये मिल सकता है कि जो पंडित नेहरू का स्वतंत्र भारत में प्रथम भाषण था उसे किस नाम से जाना जाता है, तो भी आपको यही कहना है कि भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट या ट्रस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं कि जब जो सन 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, उस जो वो साल था अभूतपूर्व हिंसा और विस्थापन का भी साल था। अभूतपूर्व हिंसा इसका कारण इस कारण कहा जाता है क्योंकि आपको पता होगा 14 अगस्त 1947 को 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को भी आज़ादी मिली थी, जो भारत के पहले अंग था, और उन्हें 2 भागों में बांट दिया जाता है। इन 2 भागों में बांटा जाता है धर्म के आधार पर, यानी कि जो हिंदू हैं वो भारत में रहेंगे और मुस्लिम पाकिस्तान के अंदर जाएंगे। तो पाकिस्तान के अंदर जो हिंदू थे वो वापिस क्या हो गए, भारत के अंदर आ गए। तो इनको विस्थापित जो ये हुए थे, इनके लिए पुनर्वास की व्यवस्था करना, इनके लिए रख रखाव की व्यवस्था करना भी अनिवार्य हो गया, और यहाँ जो कुछ मुस्लिम थे उन्हें है वापिस पाकिस्तान के अंदर भेज दिया गया। तो उन्हें वापिस पाकिस्तान में गए, हालांकि भारत है वो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र रहा है, तो इस कारण उन्हें रहने की सुविधा यहाँ पर दी गई थी। पूर्ण रूप से उन्हें यहाँ से नहीं निकाला गया था, लेकिन उस समय हिंसा जरूर हुई थी। जैसे अगर हम पंजाब प्रांत की बात करें या हम बंगाल प्रांत की बात करें तो वो सर्वाधिक हिंसाग्रस्त क्षेत्र रहे थे। इसी कारण सन 47 के साल को भारत को अभूतपूर्व हिंसा और विस्थापन का साल कहा जाता है। अब अगर हम बात करें स्वतंत्र भारत में राजनीति की बात करें तो स्वतंत्र भारत जब हुआ था उसके सामने भारत के मुख्य रूप से 3 चुनौतियां हमारे सामने थी, यानी कि राजनेताओं के सामने मौजूद थी 3 चुनौतियां। एक पहली चुनौती थी एकता स्थापित करना। एकता स्थापित करना मतलब कि भारत के अंदर विभिन्न जातियों के लोग भी रहते थे, विभिन्न धर्मों विभिन्न संस्कृतियों के लोग रहते थे। उन्हें किस प्रकार के एकता के सूत्र में बांधा जाए ताकि लोग एक साथ साथ रह सके, वो एक साथ जीवन यापन कर सके, अपने में सामंजस्य स्थापित कर सके। भाषा के आधार पर भी लोग बंटे हुए थे, तो उन्हें भी एक सामंजस्य में बांधकर एक राष्ट्र के रूप में किस प्रकार रखा जाए, ये मुख्य चुनौती हमारे सामने मौजूद थी। दूसरी हमारे सामने चुनौती थी कि लोकतंत्र कायम करना। लोकतंत्र कायम करना ये भी बहुत बड़ी चुनौती थी। क्यों थी? क्योंकि उस समय जो लोकतंत्र था वो केवल धनी देशों में मौजूद था। यानी कि अगर हम यूएसए की बात करें
अगर हम यूके की बात करें, अगर हम फ्रांस की बात करें, तो इन जो धनी देश थे उसी के अंदर ये मौजूद था। किसी भी विकासशील राष्ट्र में ये लोकतंत्र स्थापित नहीं था। तो भारत उस समय विकासशील था, उसको लोकतंत्र उसमें किस प्रकार स्थापित किया जाए, ये उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी। तीसरी चुनौती हमारे सामने थी विकास करना, यानी कि भारत के अंदर विकास किस प्रकार किया जाए, क्योंकि भारत एक पिछड़ा हुआ देश था उस समय। अंग्रेजों ने भारत के संसाधनों को नष्ट कर दिया था, तो भारत फिर से किस प्रकार एक विकसित राष्ट्र के रूप में खड़ा हो सके, ये भी हमारे सामने चुनौती थी। तो ये जो अध्याय है और ये जो किताब है वो इसी तीन बातों पर मुख्य रूप से निर्भर है कि एकता किस प्रकार स्थापित की गई, लोकतंत्र को किस प्रकार से कायम किया गया और विकास किस प्रकार से किया गया। इन बातों की इस किताब के अंदर विशेष रूप से चर्चा की गई है। तो अब प्रथम अध्याय में हम एकता स्थापित करने के बारे में पढ़ेंगे, किस प्रकार उन्हें एकता के रूप में स्थापित किया गया, जिसमें भाषा के आधार पर चाहे राज्यों का गठन करना हो, इसके लिए उन्होंने राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की। लोकतंत्र कायम करने की भी बात की गई है। लोकतंत्र कायम करना हम दूसरे अध्याय में, इसी किताब के दूसरे अध्याय में लोकतंत्र कायम किस प्रकार से किया गया, इसके बारे में बात की गई। अगर मोटे तौर पर मैं बात करूं कि लोकतंत्र को किस प्रकार से स्थापित किया, तो इसके लिए उन्होंने एक संविधान की स्थापना की और मताधिकार यानी कि सार्वभौम वैक्स मताधिकार के आधार पर उन्हें वोट देने का अधिकार दिया गया। और तीसरी जो हमारे सामने चुनौती थी विकास करना, ये चर्चा हम तीसरे अध्याय में इसी पाठ के करेंगे कि विकास किस प्रकार से किया गया। इसके लिए नियोजित विकास की राजनीति जो तीसरा अध्याय है उसमें विशेष चर्चा की गई है। लेकिन अगर मैं थोड़ी इसमें चर्चा करूं तो मैं कह सकता हूं कि विकास के लिए इन्होंने हमारे सामने दो मॉडल थे। एक था यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का पूंजीवादी मॉडल, पूंजीवादी मॉडल, पूंजीवादी मॉडल। और एक हमारे सामने था उस समय की सोवियत यूनियन, सोवियत यूनियन यानी कि सोवियत संघ की अगर हम बात करें तो उसका हमारे सामने था मिश्रित मॉडल, जैसे यानी समाजवादी मॉडल कहा जाता है, समाजवादी मॉडल कहा जाता है। वो हमारे सामने दो मॉडल थे। इन दो मॉडलों के रूप में हमें कौन सा मॉडल चुने, तो इसलिए हमारे राजनेताओं ने इसमें चर्चा निकाली और हमारे राजनेताओं ने मिश्रित मॉडल को अपनाया था। इसकी विशेष चर्चा की गई है तीसरे अध्याय में। लेकिन थोड़ा अगर मैं परिचय दूं तो ये मैं कह सकता हूं कि जो मिश्रित मॉडल है वो रहा है भारत का। तो भारत ने इसमें मिश्रित मॉडल को अपनाया था, लोकतंत्र कायम किया, वो दूसरे अध्याय में चर्चा करेंगे और एकता स्थापित करेंगे हम इसी अध्याय में करेंगे। और अगले पार्ट में आपको इसका वीडियो भी मिल जाएगा कि एकता किस प्रकार स्थापित की गई। इसके लिए चाहे राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हो, विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास की भी चर्चा अगले पार्ट में की जाएगी।